गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स चैप्टर में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है सिंथेसिस एंड एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मेलोनेट। सबसे पहले हम इसका सिंथेसिस प्रोसेस देखेंगे। डाई एथिल मेलोनेट के सिंथेसिस के लिए सबसे पहले एसिटिक एसिड का क्लोरीनेशन किया जाता है और यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड को फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ में उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो पोटेशियम साइनो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। भी रिएक्शन दी गई है जिसमें एसिटिक एसिड की क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाने पर क्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके केसिन के साथ में अभिक्रिया करवाने पर पोटेशियम साइनो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो पोटेशियम साइनो एसीटेट जो बनता है, इसको जब हम अल्कोहल के साथ में जब इसको डिजोल्व करके जब इसको ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं और इस मिश्रण को हम जब एक एक वाटर बाथ पे रख के हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पे मेलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये जो मेलोनिक एस्टर है, इसको डाई एथिल मेलोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेलोनिक एसिड का डाई एथिल एस्टर है, इसलिए इसको डाई एथिल मेलोनेट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे ये जो मेलोनिक एस्टर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजेंट के रूप में काम करता है और इसको यूज करके हम बहुत सारे एसिड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसमें मेलोनिक एस्टर को काम में लेते हुए बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया गया है। जैसे पहला है मेलोनिक एस्टर को जब हम सोडियम इथोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मोनोसोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए मेलोनिक एस्टर लिया गया है जिसकी सोडियम इथोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई गई है, तो इसकी मोनोसोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो रहा है। इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसकी। यहाँ पे जब मोनोसोडियम सॉल्ट जो है, इसके जब हम किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम हैलाइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाता है और उस स्थिति में यहाँ पे एल्किल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म के द्वारा ये रिएक्शन होती है, जिसमें कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बोनियम आयन के कार्बन एटम पर अटैक करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मोनो एल्किल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। यदि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड यहाँ पे ले रहे हैं, ये एल्किल हैलाइड यदि टर्शरी नेचर का है, तो उस स्थिति में यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 के द्वारा ना होके E2 रिएक्शन यहाँ पे होती है और उस स्थिति में एल्किन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, ये मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट है जिसकी की रिएक्शन करवाई जा रही है टर्शरी हैलाइड से टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मेथिल प्रोपिन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये किस मैकेनिज्म के द्वारा हो रही है, E2 मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ पे ये जब एल्किल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो उस स्थिति में भी सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे मोनो एल्किल मेलोनिक एस्टर लिया गया है, जिसका कि बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मोनो एल्किल मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जब ये मेलोनिक एसिड या इसके किसी भी सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव को जब हम गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। इसलिए जब इन कंपाउंड्स को हम 150 से
200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, CO2 का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और उस स्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है जिसमें कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, या हम कह सकते हैं कि मैलोनिक एसिड लिया गया है और इसका सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव लिया गया है, जिसमें कि एक ही कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है, जैसे कि मैलोनिक एसिड या उसके किसी डेरिवेटिव में होता है। तो जब इसको गर्म कर रहे हैं तो CO2 का मॉलिक्यूल निकल रहा है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो अभी जो रिएक्शंस दी गई है, इन रिएक्शंस की सहायता से हम मैलोनिक एस्टर के थ्रू के बहुत सारे एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो मैलोनिक एस्टर होता है, मैलोनिक एस्टर एक कलरलेस, एक प्लीजेंट स्मेल वाला लिक्विड होता है, जिसका कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 472 केल्विन होता है। इसमें जो मैथिलीन समूह होता है वो एक्टिव मैथिलीन समूह होता है, और ये जो मैथिलीन समूह होता है ये क्या होता है, दो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इस कारण से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वाटर में पार्शली सॉल्युबल होता है और इसमें कीटो इनोल टोटोमेरेज में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो इनोल जो फॉर्म है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे कम होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि एस्टर में जो होता है वो वीक एक्टिविटी इफेक्ट होता है, जिसके कारण इसमें जो इनोल फॉर्म है उसकी मात्रा कम होती है। अब इसी में आगे चलते हैं, तो अगला टॉपिक है एल्काइलेशन ऑफ एथिल एसिटेट और एसिटोएस्टिक एस्टर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो इथाइल एसिटेट है या एसिटोएस्टिक एस्टर है, ये भी मैलोनिक एस्टर की ही तरह एक तरह से सोडियम इथोक्साइड और एल्किल हैलाइड के द्वारा इनका एल्काइलेशन करवाया जा सकता है। यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, सिंपल एसिटेट या एसिटिक एस्टर लिया गया है, जिसकी सोडियम इथोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाने पर सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी जब एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्किल एसिटोएस्टिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये जो एसिटोएस्टिक एस्टर होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसकी भी मैलोनिक एस्टर की तरह ही प्लीजेंट स्मेल होती है, लेकिन जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो मैलोनिक एस्टर की तुलना में ज़्यादा होती है। और ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 454 केल्विन होता है। वाटर में पार्शली सॉल्युबल होता है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में ये पूरी तरह से सॉल्युबल होता है। और ये क्या होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ये आंशिक रूप से अपघटित हो जाता है। इस कारण से इसको कम दाब पर हम आश्रित करके प्राप्त करते हैं। ज्वलनशील यौगिक होता है, इसकी कुछ मेन रिएक्शंस होती है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, जिसको हम पहले देख चुके हैं कि ये मैथिलीन समूह होता है, क्योंकि इसमें एक्टिव मैथिलीन समूह क्यों होता है, क्योंकि इसके जो अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसलिए सोडियम इथोक्साइड के साथ में ये रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ये सोडियम सॉल्ट से इनका एल्काइलेशन होता है या एसिलेशन होता है। तो जब इनकी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो उस स्थिति में जो एसिटोएस्टिक एस्टर है उसका एल्किल या एलिल डेरिवेटिव हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ये रिएक्शन दी गई है जिसमें मोनो एल्किल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो इसका जो एल्किल या एलिल डेरिवेटिव है, इसको जब एल्कोहलिक एसिड के साथ में हम गर्म करते हैं तो इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाला जो पार्ट होता है वो एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पे एसिड्स प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। फोर्थ रिएक्शन है इसकी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे जब एसिटोएसिटिक एस्टर या इसके एल्किल डेरिवेटिव को डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ में हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल का एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कीटोनिक समूह में चेंज
होता है। और उस स्थिति में ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड होके उस स्थिति में इन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इसलिए इसे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस इस रिएक्शन को कहा जाता है।